गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। सभी मित्र आ जाए भैया। डबल इंक्रीमेंट सीरीज पर हमारी जो बातचीत हो रही है, एमसीक्यू के थ्रू हमारी सारी चर्चा चल रही है। पूरा का पूरा सिलेबस आपका एमसीक्यू के थ्रू कवर किया जा रहा है। मॉड्यूल एबीसी ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। वो सारी वीडियोस आपको यहाँ पर लाइव सेक्शन में, और जो लाइव सेक्शन में अगर आपको ना मिले वो वीडियोस, अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। इन दो सेक्शन में मिला के आप चेक कर लीजिए। सारी वीडियोस अभी चैनल पर हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और आज जो हमारी बातचीत हो रही है वो मॉड्यूल डी पर हो रही है। मॉड्यूल डी का हर एक टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आज मॉड्यूल डी के जिस हिस्से पर हमारी बातचीत होगी, कंपनीज एक्ट का हिस्सा है। कंपनीज एक्ट पर पीछे भी हम लोगों ने चर्चा की है। आज जिस मुद्दे पर बातचीत होगी वो होगा डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स नाम से आपको एक छोटा सा चैप्टर मिलेगा मॉड्यूल डी में, बीआरबीएल में, जिसमें डायरेक्टर्स के विषय में जो गाइडलाइंस उनकी बात की गई है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम, मैक्सिमम, कुछ टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स की बात हुई है। तो पूरा जो चैप्टर है वो डायरेक्टर्स के बारे में, उसी को आज हम कवर करने वाले हैं। आज की शाम हमारी बातचीत होगी। शुरू करते हैं फिर आज की चर्चा। भैया एक एक करके बहुत इत्मीनान से आंसर करिएगा। एक या दो क्वेश्चन इस डायरेक्टर्स वाले चैप्टर से आपको मिल सकता है, ठीक है जी। शुरू करें फिर आज की बातचीत। चलिए चर्चा शुरू करते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इत्मीनान से पढ़िएगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आपसे डायरेक्टर्स में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। इस चैप्टर से कोई बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो भी बनेगा आसान क्वेश्चन ही बनेगा। इसलिए इसको बहुत इत्मीनान से देखिएगा। और अगर आपने सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए हैं तो आपका ये टॉपिक यहीं से तैयार भी हो जाएगा। अलग से आपको कुछ भी देखने समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो यहीं से सारी चीजें आपके साथ हो जाएंगी, ठीक है जी। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 A newly incorporated public company, ध्यान रखिएगा किसकी बात हो रही है, पब्लिक कंपनी की। डायरेक्टर्स पर जब भी आंसर करिएगा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनीज, इन सब पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की में अंतर है थोड़ा सा। तो इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक कंपनी फेल्स टू अपॉइंट इट्स मिनिमम रिक्वायर्ड डायरेक्टर ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेशन के समय एक नई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लेकिन इनकॉर्पोरेशन के समय जो मिनिमम डायरेक्टर्स की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में वो फेल हो गया, यानी मिनिमम डायरेक्टर्स वो अपॉइंट नहीं कर पाया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द स्टैट्यूटरी मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड द एसोसिएटेड कंप्लायंसेस लायबिलिटी। तो आपको ये बताना है ये जो मिनिमम डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो मिनिमम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है वो कितने की है, कितने मिनिमम डायरेक्टर होने चाहिए, और जो बाकी एसोसिएटेड कंप्लायंसेस है वो क्या है। तो मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, लायबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू फाइलिंग डिले, क्लियर, या मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, कंपनी कैन नॉट बी रजिस्टर्ड अनलेस मिनिमम इज प्रेजेंट। तो मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, और तब तक कंपनी नहीं इनकॉर्पोरेट हो सकती जब तक ये मिनिमम 3 डायरेक्टर प्रेजेंट ना हो, या मिनिमम 3 डायरेक्टर कम से कम ना हो। मिनिमम 7 डायरेक्टर्स होने चाहिए, बट इनकॉर्पोरेशन अलाउड विद डायरेक्टर डिक्लेरेशन। 7 डायरेक्टर्स होने चाहिए, लेकिन इनकॉर्पोरेशन को हम अलाउ कर सकते हैं डायरेक्टर के डिक्लेरेशन से। या मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, आरओसी में ग्रांट 90 डेज एक्सटेंशन। 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए मिनिमम। अगर आपके पास तुरंत नहीं है तो आरओसी क्या कर सकते हैं, 90 डेज का एक्सटेंशन ग्रांट कर सकते हैं। क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 1 पर? क्वेश्चन नंबर 1 पर दुरुस्त आंसर क्या होगा भाई? आप सभी आंसर करते चलिए इत्मीनान से। क्वेश्चन नंबर 1 पर दुरुस्त आंसर क्या होगा? आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 1, आगे बढ़े। सफिशिएंट समय हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पर ले लिया है, इत्मीनान से आंसर करिए। चलिए देखिए, यहां पर आप में से जिन्होंने भी बी आंसर चुना है, बी ऑप्शन चुना है, वो बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। 3 डायरेक्टर कम से कम होने चाहिए पब्लिक कंपनी में, और जब तक ये 3 डायरेक्टर नहीं है आप रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकते। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं यहां पर कुछ बातें आपको बता देता हूं। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर्स को लेकर क्या अंतर है, उनमें क्या, उसको लेकर क्या डिफरेंस है, इसको समझ लीजिएगा। मैं सारी बात बता दे रहा हूं यहां पर। वैसे मैं इसके पीछे आपसे बातचीत कर चुका हूं, पिछली मुलाकातों में इस पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है मामला और पूछा जा सकता है। एक तरफ ले लेते हैं पब्लिक कंपनी, और एक तरफ रख लेते हैं प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। देखिए पहले तो मेंबर्स ले लेते हैं, कितने मेंबर्स होने चाहिए। मेंबर्स पर हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। मेंबर्स में मैं दोनों आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूं। ये हो जाएगा मिनिमम और ये हो जाएगा मैक्सिमम। यहां पर भी मेंबर्स पर बात कर लेते हैं। ये हो जाएगा मिनिमम और ये हो जाएगा मैक्सिमम। फिर बात कर लेते हैं डायरेक्टर्स पर। डायरेक्टर्स के आधार पर देख लेते हैं। यहां पर भी ले लेते हैं मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए और मैक्सिमम। यहां पर भी डायरेक्टर्स के आधार पर ले लेते हैं। इसमें भी मिनिमम ले लेते हैं
और मैक्सिमम ले लेते हैं। पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम मेंबर्स की संख्या होती है भैया वो होती है 2। कितनी होती है? 2। और मैक्सिमम जो होती है वो होती है 200। क्लियर है? अगर हम डायरेक्टर्स की बात करें पब्लिक कंपनी में तो मिनिमम डायरेक्टर्स की संख्या होती है, पब्लिक कंपनी की बात हो रही है ना, तो पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड होते हैं, है ना। यहां पर देखिए मेंबर्स गड़बड़ हो गया, मुझे लगा इधर मैंने प्राइवेट कंपनी लिखा हुआ है, इसको सही करते हैं। पब्लिक कंपनी की पहले बात हो रही, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम होंगे 7 मेंबर्स, मैक्सिमम जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। कितने होते हैं भैया? वो अनलिमिटेड होंगे। मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स की संख्या होती है मैक्सिमम अनलिमिटेड, इसीलिए यहां पर शेयर ट्रांसफर में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है पब्लिक कंपनी में। तो मिनिमम 7 मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम होंगे आपके अनलिमिटेड मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में बात करें तो 2 मेंबर होने चाहिए, यहां है 200, है ना। मुझे लगा उस तरफ मैंने प्राइवेट कंपनी लिखा हुआ है। तो ये होता है एक बात भैया पब्लिक और प्राइवेट में मेंबर्स के आधार पर जो अंतर है। डायरेक्टर्स की बात करें तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम होने चाहिए 3 डायरेक्टर, मैक्सिमम होने चाहिए 15 डायरेक्टर। अगर हम प्राइवेट कंपनी में बात करें तो यहां पर डायरेक्टर्स भी मिनिमम 2 और मैक्सिमम है 15। तो डायरेक्टर दोनों ही कंपनी में, पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही कंपनी में, जो ये 7 लिखा हुआ है ना, 7 है मिनिमम जो है दोनों ही कंपनी में। जो मैक्सिमम डायरेक्टर है दोनों कंपनी में वो 15 हो सकते हैं, तो 15 मैक्सिमम डायरेक्टर नए वाले कंपनी एक्ट में मैक्सिमम डायरेक्टरशिप डायरेक्टर जो है वो 15 होंगे दोनों ही कंपनी में, पब्लिक प्राइवेट में। लेकिन मिनिमम डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में 3 होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 1 होना चाहिए। मेंबर्स है पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम मेंबर अनलिमिटेड हो सकते हैं, कोई भी संख्या आप रखिए। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स की संख्या है 2, मैक्सिमम मेंबर की संख्या है 200। 200 से ज्यादा नहीं हो सकते प्राइवेट कंपनी में, इसीलिए प्राइवेट कंपनी में जो शेयर ट्रांसफर होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। ऐसा नहीं कि उसमें शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड होता है क्योंकि इस बात का ध्यान रखा जाता है कि 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। इसीलिए जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करती हैं, पब्लिक को अपने शेयर इनवाइट नहीं करती हैं। क्लियर हो गई बात भैया? तो इस आधार पर क्वेश्चन मेंबर पर भी पूछा जा सकता है पब्लिक प्राइवेट में, और डायरेक्टर पर भी पूछा जा सकता है। मैंने दोनों आपके साथ डिस्कस कर लिया है। What is the statutory maximum number of director of a company can have without any special resolution? अभी पीछे ही मैंने बात की कि कोई भी कंपनी मैक्सिमम कितना डायरेक्टर, मिनिमम में तो अंतर है पब्लिक और प्राइवेट में, मैक्सिमम में कोई अंतर नहीं, तो इसका फटाफट आंसर कर दीजिए भैया। स्टैट्यूटरी मैक्सिमम लिमिट क्या है डायरेक्टर की किसी कंपनी में? 12, 15, 10 या अनलिमिटेड? क्या होगा दुरुस्त आंसर इसमें? दुरुस्त आंसर क्या होगा भैया? इसमें बहुत ज्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि अभी पीछे हम लोगों ने चर्चा की है ना। इसमें बहुत ज्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि पीछे अभी चर्चा हुई है। आप में से इनमें से जिन्होंने भी बी आंसर किया है, दुरुस्त आंसर किया, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, डायग्राम से भी समझा है, मैक्सिमम 15 दोनों ही कंपनीज में है, तो यहां पर भी बी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त आंसर होगा। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक कंपनी wants to appoint its first director but the article are silent. Who will be the deemed first director? एक नई इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक कंपनी है जो अपना पहला डायरेक्टर नियुक्त करना चाहती है, लेकिन उसका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो साइलेंट है इस बारे में। तो आपको बताना है कि फर्स्ट डायरेक्टर के रूप में कौन लोग माने जाते हैं या कौन होगा। ऑल सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है वो सारे डायरेक्टर्स माने जाएंगे, अगर फर्स्ट डायरेक्टर नहीं नियुक्त हुआ है तो। एनी वन सब्सक्राइबर क्या है? चूजेस बाय आरओसी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी किसी एक डायरेक्टर को चुनेगी, जिस सब्सक्राइबर को चुनेगी वो डायरेक्टर माना जाएगा। तो कोई भी एक सब्सक्राइबर जो आरओसी की तरफ से चुना गया है वो डायरेक्टर माना जाएगा फर्स्ट। या एटलीस्ट 2 पर्सन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, या कम से कम 2 ऐसे व्यक्ति होंगे जो डायरेक्टर के रूप में चुने जाएंगे जिनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। या बोर्ड अप्रूव्ड इंडिविजुअल आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, या इनकॉर्पोरेशन के बाद बोर्ड जिस इंडिविजुअल को अपॉइंट करेगी, बोर्ड अपॉइंटेड जो लोग होंगे उनको रखा जाएगा फर्स्ट डायरेक्टर के रूप में। तो कोई कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, नया इनकॉर्पोरेशन हुआ है, अभी उसका फर्स्ट डायरेक्टर नियुक्त नहीं हुआ है और जो आपका आर्टिकल है वो भी साइलेंट है, तो फर्स्ट डायरेक्टर के रूप में यहां पर कौन लोग माने जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 3 पर आपको आंसर करना है। आंसर करिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्लियर? और अगर आपके पास बुक है इसको आप ठीक से पढ़ेंगे तो ये सारे डिस्कशन आपको अपनी किताबों में मिल जाएंगे ना। सिलेबस से बाहर कुछ भी आपसे पूछा नहीं जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, इसलिए मैं आपको बार बार ये सलाह देता हूं कि स्ट्रिक्टली अपने सिलेबस को ही आप लोग तैयार करते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 पर भी हम लोगों ने सफिशिएंट समय ले लिया है, पर्याप्त समय ले लिया है। देखिए होता क्या है, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेशन में आई है, इनकॉर्पोरेट हुई और फर्स्ट डायरेक्टर नियुक्त नहीं हुआ है, कोई भी फर्स्ट डायरेक्टर अभी नियुक्त नहीं हुआ है, तो जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं वो डायरेक्टर के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। तो आप में से जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना है बिल्कुल दुरुस्त आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अ कंपनी वांट्स टू अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर, व्हिच स्टैट्यूटरी कंप्लायंस इज रिक्वायर्ड। देखो सबसे पहली बात तो ये है,
कि मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होंगे। तो जो नया वाला कंपनीज एक्ट है, यानी 2013 का जो कंपनीज एक्ट है, वो कहता है किसी भी कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर 15 होंगे। ये बात अगर आपसे कभी सिंपल ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि मैक्सिमम कितने डायरेक्टर होंगे, तो आपका आंसर बनेगा 15। एक बात होगी क्लियर। लेकिन क्या मैक्सिमम डायरेक्टर की संख्या 15 से ज्यादा बढ़ाई जा सकती है? अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मान लेते क्वेश्चन की फ्रेमिंग कुछ ऐसे कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत या कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार मैक्सिमम डायरेक्टर होते हैं 15, क्या 15 से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं? अगर सवाल इतना ही पूछा गया तो आपका आंसर होगा हाँ, किया जा सकता है, 15 से ज्यादा की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। वही सवाल पूछा जा रहा है कि अगर 15 से ज्यादा संख्या बढ़ाया जाना है तो आपको क्या स्ट्रक्चरल स्टेप लेना पड़ेगा। अ कंपनी वांट्स टू अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर, कंपनी है जो चाहती है कि 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाए, 15 मैक्सिमम संख्या है, लेकिन वो चाहती है 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाए, तो विच स्ट्रक्चरल कंप्लायंस इज रिक्वायर्ड, तो उसको क्या स्ट्रक्चरल स्टेप लेना पड़ेगा, क्या कंप्लायंस है उसके लिए, उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा एनसीएलटी से, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से उसको जो है अप्रूवल लेना होगा, या यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन या यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन होगा, या क्रेडिटर्स एक प्रस्ताव पारित करेंगे, रेजोल्यूशन पारित करेंगे, या बोर्ड के द्वारा एक स्पेशल रेजोल्यूशन लाना होगा और स्पेशल रेजोल्यूशन में पास कराकर वो 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स रख सकते हैं। क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो एक बात तो आप याद रखिएगा कि 15 से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं ना, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, सवाल ये पूछा जा रहा है। उसके लिए करना क्या होगा, सवाल ये पूछा जा रहा है। चलिए, सफिशिएंट समय हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे भी ले लिया। हमेशा याद रखिएगा 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स की संख्या की जा सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन में अगर ये बात हो गई, प्रस्ताव में पारित हो गई, तो आप 15 से ज्यादा डायरेक्टर संख्या रख सकते हैं। यानी आप में से जिन्होंने भी डी आंसर को चुना है, दुरुस्त आंसर चुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑन 15th ऑफ जून, कोई व्यक्ति है जो किसी कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर के रूप में 15 जून को नियुक्त हुआ है। एजीएम इज नॉट हेल्ड, जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो नहीं हुई। व्हेन डज इट टर्म इन, तो उसका टर्म कब समाप्त होगा। क्लियर है। ऑटोमेटिकली एक्सटेंड फॉर 1 ईयर, अगर एजीएम नहीं हुआ है तो अगले एजीएम तक के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। या ऑटोमेटिकली एक्सपायर्ड ऑन ड्यू डेट ऑफ एजीएम, या जो ड्यू डेट थी, जैसे मान लेते हैं कि 15 जून को नियुक्त हुआ था और एजीएम की जो डेट थी वो मान लेते हैं 1 जुलाई थी, लेकिन किसी वजह से वो 1 जुलाई को नहीं हो पाई और आगे वो टाल दी गई है, लेकिन 1 जुलाई उसकी पहली डेट थी, 1 जुलाई को होना था, तो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा जो ड्यू डेट थी एजीएम की। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोगों ने 1 जुलाई लिया है। एक्सपायर ओनली व्हेन आरओसी रजिस्टर्ड सेसेशन, या एक्सपायर तब होगा जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने क्या किया, उसको सीज किया हुआ है। या ही कंटिन्यूज अंटिल रिमूव्ड बाय शेयर होल्डर्स, या वो तब तक कंटिन्यू करता रहेगा जब तक शेयर होल्डर्स को रिमूव नहीं कर देते हैं। रिमूव शेयर होल्डर के रिमूव करने तक वो बना रहेगा। तो बताइए भैया, अगर कोई व्यक्ति एडिशनल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुआ है और एजीएम नहीं हो पाई, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुई है, तो उसका टर्म कब समाप्त होगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। तब तक आप इसको आंसर करो, मैं एडिशनल डायरेक्टर के विषय में आपको कुछ बातें बता दे रहा हूं। इसको हम कहते हैं अतिरिक्त निदेशक। सवाल हो सकता है ये ना पूछ के केवल इतना ही पूछ लिया जाए आपसे कि एडिशनल डायरेक्टर की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिएगा, एडिशनल डायरेक्टर की नियुक्ति करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही एडिशनल डायरेक्टर की नियुक्ति करेंगे अगर उनको ये ताकत उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया गया है। यानी अगर आर्टिकल्स में, एओए में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर दी गई है, इंटाइटल किया गया है कि आप एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त कर सकते हैं, तभी वो एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त करेगा। अब एडिशनल डायरेक्टर अगर नियुक्त होगा तो उसका कार्यकाल कितना होगा, उसका टेन्योर कितना होगा। अब मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूं, आप में से देखिएगा आपने कौन सा ऑप्शन चुना हुआ है। एडिशनल डायरेक्टर जो नियुक्त किया जाता है उसका कार्यकाल होता है अगले एजीएम तक, अगले एनुअल जनरल मीटिंग तक। मीटिंग का मतलब है अगले एनुअल जनरल मीटिंग की डेट तक, यह ध्यान रखिएगा, डेट तक होता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया यहां पर 1 जुलाई मान लेते हैं डेट थी एनुअल जनरल मीटिंग की, लेकिन वो नहीं हो पाई। उसकी बजाय जो मीटिंग हुई है वो मान लेते हैं 2 सितंबर को मीटिंग हुई है। अब यहां पर ये मीटिंग हो गई है ना, यहां पर ये क्या हो गई, ये मीटिंग हो गई है, जबकि यहां पर इसको क्या कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। इसको क्या कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। तो ये डेट मानी जाएगी या जिस दिन वास्तव में मीटिंग हुई है वो डेट मानी जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा ये 1 जुलाई वाली डेट मानी जाएगी। जिस दिन पहले आपका तय हुआ था, जो ड्यू डेट थी एजीएम की, वहां तक उसका पद बना रहता है। इसका यह मतलब नहीं कि पोस्टपोन हो गया तो अगले एजीएम तक आप रह सकते हैं, या जब एजीएम होगा तब तक आप रह सकते नहीं। क्लियरली ये लिखा हुआ है कि जो एडिशनल डायरेक्टर है उसका कार्यकाल होता है अगले एनुअल जनरल मीटिंग की डेट तक। तो अगला जनरल मीटिंग का जो पहला डेट है वो क्या था, 1 जुलाई था। हम एग्जांपल पर यहां पर डेट्स को ले रहे हैं, तो 1 जुलाई को उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप में से जिन्होंने भी भैया बी ऑप्शन चुना है, ऑटोमेटिकली एक्सपायर्ड ऑन ड्यू डेट ऑफ द एजीएम, वो बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। बी ऑप्शन इज द
करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अ पर्सन कैन होल्ड इन अ पब्लिक कंपनी करंटली इज, क्या है, अब देखिए करंटली इज, यहां पर पब्लिक कंपनी में बार बार बात कर रहा हूं पब्लिक कंपनी के बारे में, तो कोई भी देखिए पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, वो तो 15 है। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा जा रहा है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति एक ही समय में कितनी पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर रह सकता है। मैक्सिमम डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में कितने होंगे ये नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि ये पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप कितनी ले सकता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप अ पर्सन कैन होल्ड, एक व्यक्ति मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप कितनी ले सकता है पब्लिक कंपनीज में। सवाल ये किया जा रहा है 10 कंपनी में एक साथ वो डायरेक्टरशिप ले सकता है, 20 कंपनीज में ले सकता है, 15 कंपनीज में ले सकता है, या 7 कंपनीज में ले सकता है। पब्लिक कंपनी की बात यहां पर हो रही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आंसर करिए, और जल्दबाजी में इस पर आंसर मत करिएगा क्योंकि इस पर आंसर गलत हो सकता है ना, तो बहुत जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं करना है क्योंकि इस पर आंसर आपका गलत हो सकता है। आंसर करते चलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या होगा दुरुस्त आंसर आप सभी का? क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या होगा दुरुस्त आंसर? चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहली बात तो समझिए, मैक्सिमम जो डायरेक्टरशिप ली जा सकती है, यानी एक व्यक्ति मैक्सिमम जो डायरेक्टरशिप ले सकता है वो ले सकता है 20 कंपनीज में। कितनी कंपनीज में? नया वाला कंपनीज एक्ट कहता है कि आप एक साथ 20 कंपनी में डायरेक्टर रह सकते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर हम मैक्सिमम डायरेक्टरशिप की बात करें पब्लिक कंपनी में, जो कि सवाल में पूछा गया है, अगर मैक्सिमम, अगर आप प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टरशिप ले रहे हैं तो 20 कंपनी में ले लीजिए, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति प्राइवेट कंपनीज में एक साथ 20 कंपनी में डायरेक्टरशिप ले सकता है। लेकिन मैक्सिमम डायरेक्टरशिप इन पब्लिक कंपनी अगर पूछा जाए आपसे, पब्लिक कंपनीज में पूछा जाए अगर आपसे, तो यहां पर याद रखिएगा पब्लिक कंपनीज में है खाली 10 कंपनी में, 10 कंपनीज में, सब्सिडरी इसमें है ना, 10 कंपनीज में है। ठीक है भैया इतनी बात। तो यहां पर जो दुरुस्त आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा। ए ऑप्शन इज द राइट। अच्छा यहां पर लिखा भी है लिमिट 20 ओवरऑल, टोटल 20 कंपनी की लिमिट है, लेकिन 10 इन पब्लिक कंपनीज इंक्लूडिंग सब्सिडरीज। जैसा मैंने अभी कहा इसमें सब्सिडरी कंपनीज भी शामिल है। चलिए केस स्टडी आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़िएगा, आंसर करिएगा केस स्टडी पर। अ कंपनी वांट्स टू अपॉइंट एन अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर अ डायरेक्टर हु प्लान्स टू स्टे अब्रॉड फॉर 1 मंथ। देखिए एक कंपनी है जिसका जो परमानेंट डायरेक्टर है वो 1 महीने के लिए अब्रॉड जाना चाह रहा है, उसकी जगह पर कंपनी एक अल्टरनेट डायरेक्टर रखना चाहती है, क्योंकि 1 महीने तक उसका वो डायरेक्टर नहीं रहेगा, तो उसकी जगह पर एक अल्टरनेट डायरेक्टर रखना चाहती है। द आर्टिकल्स परमिट अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर, और आर्टिकल आपको ये अनुमति भी देता है कि आप जो है एक क्या नाम है अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रूल अप्लाई होगा। अपॉइंटमेंट इज वैलिड ओनली इफ एब्सेंट एक्सीड 12 वीक्स। अपॉइंटमेंट वैलिड होगा लेकिन जब एब्सेंस है, आप 12 महीने से ज्यादा का एब्सेंस है तो ही आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। या अपॉइंटमेंट इज वैलिड इररिस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन ऑफ आर्टिकल परमिट। अगर आर्टिकल ने परमिट दिया है तो अपॉइंट कर सकते हैं, ड्यूरेशन से कोई लेना देना नहीं, 1 महीने 2 महीने 4 महीने क्या, उससे कोई मतलब नहीं। सी कह रहा अपॉइंटमेंट इज इनवैलिड बिकॉज डायरेक्टर मस्ट बी अब्रॉड फॉर नॉट लेस देन 3 मंथ। ये इनवैलिड होगा अपॉइंटमेंट अगर वो कर दिया जाएगा, क्योंकि कम से कम 3 महीने उसको वहां बाहर रहना होगा। 3 महीने से कम पर आप अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर सकते, इनवैलिड हो जाएगा। या अल्टरनेट डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, या सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद आप अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। केस स्टडी आपके सामने भैया, इत्मीनान से आंसर करिए। तब तक आप इसका आंसर करिए, मैं यहां से आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखिए अल्टरनेट डायरेक्टर किसी की जगह पर नियुक्त किया जाता है और नियुक्त करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो एक एक करके याद रखिएगा, एडिशनल डायरेक्टर और अल्टरनेट डायरेक्टर दोनों को नियुक्त करने का अधिकार होता है भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। हो सकता है खाली यही पूछ लिया जाए कि कौन इनको नियुक्त करता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त करेगा तब जब उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसी ताकत दी गई है। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंटाइटल किया गया है, इंपावर किया गया है कि आप नियुक्त कर सकते हैं, तो वो नियुक्त करेगा। लेकिन तभी वो नियुक्त करेगा जिसकी जगह पर उसको अपॉइंट किया जा रहा है वो कम से कम 3 महीने काम करने की स्थिति में ना हो, या देश से बाहर हो, मतलब 3 महीने या उससे ज्यादा का एब्सेंस हो। कुल मिलाकर 3 महीने से कम के एब्सेंस पर आप नहीं अपॉइंट कर सकते। अगर कर दिया तो वो इनवैलिड होगा। 3 महीने से ज्यादा का एब्सेंस हो, या 3 महीने का कम से कम एब्सेंस होना ही होना चाहिए, तभी आप अपॉइंट करेंगे। यहां पर आप में से जिन्होंने सी आंसर किया है इसलिए दुरुस्त आंसर किया है भैया। अब वो कब तक अपने पद पर बना रहेगा,
तब तक वो अपने पद पर बना रहता है जब तक वो व्यक्ति लौट कर नहीं आ जाता या उसका टेन्योर समाप्त नहीं हो जाता, दोनों में से जो भी घटना पहले होगी। ठीक हो गई जितनी बात भैया। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ पब्लिक कंपनी अपॉइंट्स अ होल टाइम डायरेक्टर फॉर अ टर्म ऑफ 7 ईयर थ्रू अ बोर्ड रेजोल्यूशन। एक पब्लिक कंपनी ने होल टाइम डायरेक्टर को अपॉइंट किया बोर्ड रेजोल्यूशन के द्वारा 7 साल के लिए, आर्ग्यूइंग दैट होल टाइम डायरेक्टर्स आर नॉट सब्जेक्ट टू द 5 ईयर कैप एप्लीकेबल टू मैनेजिंग डायरेक्टर्स। ये जो होल टाइम डायरेक्टर है उसका 5 साल का कैप नहीं होता है, जैसा कि मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए होता है कि 5 साल से ज्यादा आप नियुक्त नहीं कर सकते। ऐसी कोई बात होल टाइम डायरेक्टर के लिए नहीं, इसलिए मैंने 7 साल के नियुक्त कर दिया। व्हाट इज द करेक्ट लीगल पोजीशन, तो क्या होगी करेक्ट लीगल पोजीशन? वैलिड होगा क्योंकि जो आपका होल टाइम डायरेक्टर आर अपॉइंटेड थ्रू बोर्ड अथॉरिटी एंड टेन्योर इज फ्लेक्सिबल। तो बोर्ड अथॉरिटी के थ्रू अपॉइंट किया जाता है और टेन्योर उसका फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए वैलिड होगा। बी करा इनवैलिड होगा क्योंकि जो होल टाइम डायरेक्टर है कैन नॉट बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन 5 ईयर्स एट अ टाइम। एक बार में 5 साल से ज्यादा नियुक्त नहीं किया जा सकता होल टाइम डायरेक्टर, आपने 7 साल की बात की इसलिए इनवैलिड होगा। सी कह रहा वैलिड इफ शेयर होल्डर अप्रूवल इज ऑब्टेन्ड विद इन 90 डेज। वैलिड होगा अगर शेयर होल्डर का अप्रूवल आपने ले लिया है नियुक्ति होने के 90 दिनों के अंदर। डी कह रहा वैलिड ओनली इफ द आर्टिकल्स प्रिस्क्राइब लॉन्गर टेन्योर। ये तभी वैलिड होगा जब आर्टिकल में लॉन्गर टेन्योर प्रिस्क्राइब किया है। क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? दुरुस्त आंसर क्या होगा भैया? चलिए सफिशिएंट समय हम लोगों ने ले लिया है। हमेशा याद रखिएगा होल टाइम डायरेक्टर एक बार में 5 साल से ज्यादा की नियुक्ति नहीं पा सकता है। तो 5 ईयर्स उसका टेन्योर एक बार में हो सकता है, एक बार में 5 साल से ज्यादा का टेन्योर उसका नहीं होगा, इसलिए अगर आप 7 साल के लिए कर रहे हैं तो इनवैलिड हो जाएगा। बी ऑप्शन यहां पर दुरुस्त आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ कंपनीज बोर्ड इंपावर्ड बाय इट्स आर्टिकल अपॉइंट्स मिस्टर। देखिए ये भी आपके लिए केस स्टडी है भैया, ये भी आपके लिए क्या है केस स्टडी ही है। क्या कहा जा रहा है? अ कंपनीज बोर्ड इंपावर्ड बाय इट्स आर्टिकल अपॉइंट्स मिस्टर आर एज नहीं मिस्टर आर हाँ मिस्टर आर एज एन एडिशनल डायरेक्टर्स। ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर ऑन 5 December 2024। The AGM for financial 2024-25 is scheduled on 30th September 2025 but adjourned to 12th October 2025. Mr. R wants clarification regarding the expiry of his tenure under the Companies Act 2013. Which of the following correctly explains the maximum permissible tenure? एक कंपनी है जिसके बोर्ड ने जो कि इंपावर्ड है अपने आर्टिकल से, उसको ताकत मिली हुई है, मिस्टर आर को उसने एडिशनल डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया 5 दिसंबर 2024 को। उसकी जो एनुअल जनरल मीटिंग थी उस फाइनेंशियल ईयर की वो शेड्यूल थी 30 सितंबर को, लेकिन वो एडजर्न कर दी गई है 20 अक्टूबर तक के लिए। ठीक है, 20 दिन के लिए आगे बढ़ा दी गई। अब आज ये क्लैरिफिकेशन चाहते हैं कि उनका टेन्योर कब समाप्त होगा। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 आपको बताना है कि जो मैक्सिमम परमिसिबल टेन्योर होता है वो कितना होता है, पीछे इस पर हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ही होल्ड्स ऑफिस ओनली टिल ओरिजिनली शेड्यूल्ड एजीएम डेट 30 सितंबर 2025 इररिस्पेक्टिव ऑफ एडजर्नमेंट। वो भैया केवल तभी ओरिजिनली जो आपकी एजीएम की डेट थी वो तभी तक अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे, उसके एडजर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है ना। आप 30 तारीख पहली डेट थी, आप 30 तक ही रहेंगे। या ही कंटिन्यूज टिल द डेट ऑफ द एडजर्न एजीएम, यानी वो जब तक आपका एजीएम नहीं हो गया, एडजर्न एजीएम की जो डेट है जो कि 20 अक्टूबर 2025 है तब तक रहेंगे, क्योंकि एजीएम कंक्लूजन जो होगा वो उसी समय होगा। He continues until the board passes a resolution removing him since additional directors serve at the board pleasure। या वो तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक कि उसको बोर्ड रेजोल्यूशन पारित करके रिमूव नहीं कर देता है, क्योंकि एडिशनल डायरेक्टर जो है वो बोर्ड की प्लीजर तक रहता है, जब तक बोर्ड चाहे तब तक रहता है। या ही होल्ड्स ऑफिस टिल द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑन 31st of March 2025 which is earlier। या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक रहेगा जो 31 मार्च 2025 है, दोनों में से जो भी पहले हो। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं भैया, आंसर करिए। एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेटिव डायरेक्टर, इन सब पर मैंने आपसे विधिवत बातचीत कर ली है। ठीक है जी, चलिए आप में से जिन्होंने भी इसका ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। जो पहली डेट है वही मानी जाएगी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 30 सितंबर तक वो बने रहेंगे, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे, मतलब हट जाएगा उनका टेन्योर वहां से। अब ये भी आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या है बाबू, एक केस स्टडी ही है। क्या कहा जा रहा है, XYZ बैंक्स अपॉइंट मिसेस आर as its nominee director in a borrower company for safeguarding loan exposure। देखिए XYZ बैंक ने अपनी तरफ से एक कंपनी में मिसेस आर को नॉमिनी डायरेक्टर नियुक्त किया है, क्योंकि उस कंपनी को बैंक ने, देखिए जब भी कोई कंपनी किसी बैंक से लोन लेती है
तो बैंक उस लोन का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखरेख करने के लिए अपनी तरफ से एक डायरेक्टर नियुक्त कर देती है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ताकि भैया आप जाओ देखो हमारे पैसे कैसे इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको हम कहते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। इसे क्या कहा जाता है? नॉमिनी डायरेक्टर। जैसे कि मिसेज आर यहां पर नियुक्त की गई है। द लोन इज फुली रीपेड ऑन 15 जुलाई 2025। जो लोन है वो पूरी तरीके से रीपे कर दिया गया 15 जुलाई 2025 को। बट द कंपनी डिलेज रिमूविंग हर फ्रॉम बोर्ड, आर्ग्यूइंग दैट शी मस्ट कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट एजीएम। लेकिन जो बोर्ड है वो उनको रिमूव करने से मना कर रहा है, कह रहा है कि अगले एजीएम तक रहेंगी। अभी उसने रिमूव नहीं किया। व्हाट इज द लीगली करेक्ट? लीगली करेक्ट क्या होगा? सी कंटिन्यूज अंटिल द कंपनी फाइल्स अ DIR 12 फॉर सेसेशन ऑफ इररिस्पेक्टिव ऑफ लोन क्लोजर। वो तब तक रहेगी जब तक कंपनी DIR फाइल नहीं कर देता लोन क्लोजर तक। या हर ऑफिस ऑटोमेटिकली सीजेस वंस द नॉमिनेटिंग इंस्टीट्यूशन विथड्रॉज इट नॉमिनेशन और द लोन कंडीशन इट्स। वो अपने आप समाप्त हो जाता है, उसका ऑफिस टेंडर अपने आप समाप्त हो जाएगा। जो नॉमिनिंग इंस्टीट्यूशन उसने विड्रॉ कर लिया कि अब हम इनको डायरेक्टर वहां पर नहीं रखेंगे, या लोन समाप्त हो गया। सी कंटिन्यूज एज अ रेगुलर डायरेक्टर अंटिल शेयर होल्डर्स पास अ रेजोल्यूशन रिमूविंग हर, या सी मस्ट कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट एजीएम बिकॉज द डायरेक्टर कैन नॉट सीज मिड ईयर एक्सपेक्ट बाय रजिस्ट्रेशन रेजिग्नेशन। तो रेजिग्नेशन के अलावा मिड ईयर में वो समाप्त नहीं कर सकते उनका टेन्योर। चलिए इस पर मैं आपको आंसर कर देता हूं अपनी तरफ से। वैसे आप में से जिन्होंने भी बी आंसर चुना है बिल्कुल दुरुस्त आंसर चुनना है, क्योंकि जो नॉमिनी डायरेक्टर होता है उसका कार्यकाल अपने आप समाप्त हो जाता है जब उसको अपॉइंट करने वाले बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने विड्रॉ कर लिया है उसका नॉमिनेशन, तो वो हट जाएगा जब लोन समाप्त हो गया है। तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं भैया। डायरेक्टर्स आज हम लोगों ने विधिवत तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगली जो मुलाकात होगी वो अभी और भी हमारी कुछ बातचीत बची हुई है, मॉड्यूल डी में टॉपिक बचे हुए, उन पर हम चर्चा करेंगे। बाकी इन सारे बैचेस के विषय में मैं आपको लगातार बताता ही रहता हूं। आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके आप डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है उससे आप जुड़ सकते हैं और मुझसे बातचीत कर सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं। चर्चा हमारी वहां पर भी होती रहती है। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। थैंक्स अ लॉट।